नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कटनी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी। पार्टी ने 2023 में एक बार फिर 200 पार का नारा दिया है। कटनी में बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के अलावा प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा संयोजक और जिला अध्यक्ष इस मीटिंग में शामिल हुए। पार्टी ने 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर यहां रणनीति बनाई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 2023 में एक बार फिर 200 पार का नारा तय किया गया है। जनता पार्टी की आज प्रदेश की हमारी विस्तारित टीम, सभी पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सब लोगों ने तय किया है कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो गुजरात में आंधी आई और गुजरात के अंदर एवरेज 53% वोट भाजपा को मिला, ये आंधी मध्य प्रदेश में आएगी और 51% वोट शेयर का संकल्प हर बूथ पर 64,000 बूथों पर 51% वोट शेयर लेकर के आएंगे। ये संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है और तय किया कि अब की बार 200 पार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। गुजरात की आंधी मध्य प्रदेश के अंदर भी आएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी को हर बूथ पर 53% वोट मिले थे। इसे देखते हुए बैठक में हर बूथ पर 51% वोट लाने का लक्ष्य तय किया गया है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश कार्य समिति की बैठक को अहम माना जा रहा है। में वो जान लेते हैं, सीधे कटनी चलते हैं। कटनी से हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी इस समय जुड़ गए हैं लाइव। प्रतीक, चुनाव की तैयारियों में बीजेपी लगी ही हुई है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। महामंथन कटनी में भी हो रहा है, लेकिन जब गुजरात में बम्पर जीत बीजेपी को मिली है, तब से ही गुजरात मॉडल का जिक्र अब होने लगा है। देखिए, बिल्कुल, और होना भी लाजमी है, चूंकि रिकॉर्ड जीत कहीं ना कहीं गुजरात में दर्ज की है पार्टी ने और कहीं ना कहीं उनका हौसला अब और ज्यादा भी बढ़ गया है। आज बीजेपी का महामंथन कटनी जिले में चल रहा है। फिलहाल अंतिम सत्र जारी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम जो पदाधिकारी सुबह 11 बजे से इस बैठक में शामिल है वो निकलेंगे। लेकिन इस बीच वीडी शर्मा ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट कर दिया और न्यूज 18 से खास बातचीत में भी स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार से गुजरात में रिकॉर्ड जीत दर्ज की गई, उसी फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि वे अपने बूथ में पार्टी को 51% वोट दिलाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 53% का रिकॉर्ड गुजरात में कायम हुआ था, तो मध्य प्रदेश में इसका आंकड़ा 51% रहेगा। इस संकल्प को आज इस महामंथन में तय किया गया है। देखिए, अब देरी बिल्कुल नहीं है, ना ही दूरी है। 2023 का चुनाव कभी नजदीक ही है, लगभग कुछ माह का ही समय बचा हुआ है। इस बीच तमाम जो खामियां रही हैं या फिर जहां जहां पार्टी कमजोर रही है, उन तमाम मसलों को आज इस मंथन के माध्यम से भी कहीं ना कहीं चिंतन किया गया है। SC ST की सीटों पर विशेष फोकस है, चूंकि हमारे साथ सुबह लाल सिंह आर्य भी जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि SC ST विशेष रूप से SC की जो सीटें हैं उसको लेकर के 35 से 35 जो सीटें हैं वो पार्टी जीतेगी। ST सीट्स को लेकर के भी तमाम पदाधिकारियों ने चर्चा की है और महाकौशल अंचल और तमाम जो अंचल जो कहीं ना कहीं पिछड़े थे 2018 इलेक्शंस में, उस पर पार्टी विशेष फोकस करेगी। और बूथ स्तर पर जाना है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक फिलहाल संपन्न हुई है और आज मध्य प्रदेश में कार्य समिति की बैठक कह लें, कोर ग्रुप की बैठक कह लें, जो भी इसे हम समझ लें, आज महामंथन MP को लेकर के कटनी जिले में हुआ है। तो क्या रणनीति रहेगी आगामी दिनों में, किस प्रकार से रूपरेखा तय करनी और क्या क्या वो मसले रहेंगे जिसे लेकर कार्यकर्ता जनता तक जाएंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे, इसको लेकर के आज कहीं ना कहीं खाका तैयार हो गया है। और 2023 में रिकॉर्ड जीत की ओर अग्रसर रहे, इसको लेकर के 51% मतदान प्रति बूथ जो है वो यहां पर पार्टी ने तय किया है। जी सुमित। बिल्कुल ठीक है प्रतीक, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और खास खबरों पर आपसे हम जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। चीन पर दिए बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर सेना के अपमान के आरोप लगाए। वहीं कमलनाथ ने ट्वीट कर पलटवार भी किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चीन को लेकर बयान दिया। बयान में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है, जबकि चीन जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। राहुल के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल पर सेना के अपमान करने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि राजीव गांधी के समय का ये भारत नहीं है। मैं राहुल गांधी से पहले पूछना चाहता हूं, 1962 भी याद कर लो राहुल गांधी,
तब देश की हालत क्या थी? चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था? जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। सीएम शिवराज के आरोप पर कमलनाथ ने ट्वीट कर पलटवार किया। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अपमान के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले राजीव हमेशा इस देश के लिए आदर्श रहेंगे। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर सेना के पराक्रम के अपमान के आरोप भी लगाए। तो प्रतीक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रतीक, जब जब सेना ने अपना शौर्य दिखाया है तब तब ऐसी बयानबाजी हमने देखी है, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, या अभी हालिया में जो घटना घटित हुई। देखिए, बिल्कुल सुमित, कहीं न कहीं देश की सुरक्षा को लेकर के और विशेष रूप से भारत चीन विवाद को लेकर के राहुल गांधी ने राजस्थान में जिस प्रकार का बयान दिया था, उसकी तीखी आलोचना आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में आयोजित विशेष सम्मेलन के दौरान दी और उन्होंने स्पष्ट किया कि 1962 का दौर कहीं न कहीं राहुल गांधी को याद होना चाहिए। तब में और अब में बेहद बड़ा अंतर है, और जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तब छोटे छोटे देश डराया करते थे, लेकिन आज का दौर वो ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस लिहाज से चीन को किसी भी कोने पर जो है चित ही किया जाएगा, और कहीं भी भारत ना तो डरा है और ना ही डरने वाला है। जहां तक सेना की तैयारी की बात है, तो जिस प्रकार का सवाल राहुल गांधी ने अपने बयान पे किया था कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, इसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट तौर पे हमला बोला और स्पष्ट किया कि ऐसे बयान कहीं ना कहीं सेना पर सवाल उठाते हैं और ये गलत बात है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो तीखी आलोचना यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की है और स्पष्ट किया है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो अब किसी से नहीं डरती है। जी सुमित, बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के अलावा कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने फिल्म पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सेंसर बोर्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए। बॉलीवुड के किंग खान की आने वाली फिल्म पठान पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी फिल्म को सभ्य समाज के खिलाफ बता दिया और सवाल पूछा कि क्या शाहरुख अपनी बेटी के साथ फिल्म को देख सकते हैं। 20 साल की बेटी के साथ उसी सिनेमा को देख लेना, बैठ करके एक साथ दोनों देख लो। यदि दोनों बैठ के एक साथ देख सके तो हम मान लें कि समाज के लिए ठीक है, तो अपने बेटी के साथ नहीं देखोगे ना बैठकर। उधर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी अभिनेत्री के भगवा कपड़े पहनने पर सवाल उठाए। साथ ही सनातन धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हर घर से एक बेटा संघ या बजरंग दल में भेजने की वकालत की। आप उस फिल्म को बना रहे हो इस भारत की भूमि को दिखाने के लिए, तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इसको लेकर चल रहे विवाद के बीच सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को अनुमति कैसे दी। उनका जो सेंसर बोर्ड है, वो सेंसर बोर्ड ने कैसे उसको परमिशन दी? पूरी तरह से हर जगह भ्रष्टाचार करती है भाजपा। सेंसर बोर्ड और चाहे कौन से ऑर्डर ले, संपर्क में बोले इधर पैसा दो और ऑर्डर ले, इसी तरह से उसको परमिशन दी गई। तब क्या देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? आज उनको गलत दिखाई, पैसे ले ली तब गलत नहीं था। पठान फिल्म के समर्थन और विरोध में स्वर उठ रहे हैं। फिल्म का मकसद मनोरंजन करना होता है, लेकिन साथ ही मेकर्स को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी की भावनाएं आहत न हों।
तो फिल्म पठान को लेकर पूरे देश में बवाल हो रहा है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तरह तरह के तर्क इस फिल्म को लेकर दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह की सियासत हो रही है वो हम जान लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख कर लेंगे। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, आज के इस दौर में फिल्म बनाना, फिल्म का निर्माण करना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी बात, कोई भी डायलॉग या कोई भी फिल्म का सीन उसे विवादों में ला सकता है, जैसा कि पठान को लेकर हम देख रहे हैं। और आज के इस दौर में किसी फिल्म पर सियासत भी कोई आम बात। जी सुमित, बिल्कुल, क्योंकि फिल्म पठान को लेकर अगर देखा जाए तो सियासी जो विरोध है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि फिल्म को लेकर जो विरोध है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले जहां पर राजनीतिक जो नेता हैं उन्होंने एक तरह से इसका विरोध जताया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो कथावाचक हैं और साधु संत हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोला है और हिंदू संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ फिल्म के गाने को बताया। और खास करके जिस तरीके के जो कपड़े हैं एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के, उसको लेकर भी जो साधु संत हैं और कथावाचक हैं उन्होंने आपत्ति जताई है, जिसमें खुद प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि जब आप कश्मीर फाइल्स देखने नहीं जा सकते हैं तो आपकी फिल्म पठान को क्यों देखेंगे। और दूसरी बात, पूरी तरह से ये खुले तौर पर चेतावनी भी दी गई है साधु संत और कथावाचकों के द्वारा कि जब तक भगवा रंग को नहीं बदला जाएगा या फिल्म के गाने को नहीं हटाया जाएगा तब तक ये जो बाइकॉट है खत्म नहीं होगा। और फिल्म को देखने से जो जिस तरीके से रोकने का विरोध है वो फिलहाल थमेगा नहीं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो कथावाचकों साधु संत को मानता भी है। और ऐसे में बड़ा नुकसान अगर कहें मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर कहें तो हो सकता है फिल्म पठान को लेकर। और अब पूरी तरह से ये जो फिल्म बाइकॉट को लेकर जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक बड़ा तबका है जो कि फिल्म से प्रभावित होता है, ऐसे में नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि हिंदू धर्म और संस्कृति को लेकर जिस तरीके से हमेशा अपमान होता है वैसा किसी और धर्म का नहीं होता है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं, अब इन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की ज़रूरत है, वरना ये सब चीज़ें और ज़्यादा घातक होंगी हिंदू सभ्यता और संस्कृति के लिए। सुमित, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रंजना आपका जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और इनको कांग्रेस का साथ मिला है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह इन आंदोलनकारियों से मिले। उन्होंने कहा कि महामारी में संविदा कर्मचारियों ने लोगों की सेवा की। कोरोना काल में सरकार ने इनसे काम करवाया। कमलनाथ सरकार रहती तो नियमित किया जाता इनको। साथ ही उन्होंने आंदोलनकारियों से वादा किया है कि 2023 में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो संविदा कर्मचारियों की मांगें पूरी होंगी। साथ ही उन्होंने इनको नियमित किए जाने का मुद्दा विधानसभा में भी उठाने का भरोसा दिया। हमारे जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, ये वो वर्ग है जिन्होंने कोविड काल में स्वयं की ज़िंदगी को जोखिम में डाल के जो पीड़ित लोग थे उनकी सेवा की थी निस्वार्थ भाव से। और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ये सभी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो संविदा पर हैं, उनकी जो आवाज़ है उसको सुनना चाहिए है। और आखिर अगर वो व्यक्ति जिसने निस्वार्थ भाव से तब सेवा की थी जब कोविड की एक महामारी पूरे हमारे प्रदेश और देश में थी, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले स्थायी नौकरी मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए है। इसलिए मैं निवेदन भी करना चाहूँगा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से कि चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र भोपाल से जुड़ गए हमारे साथ लाइव। जितेंद्र, किसी भी वर्ग का आंदोलन हो और विपक्ष का उसको समर्थन हो, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जयवर्धन सिंह ने बड़ा बयान ये दे दिया है कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनको नियमित किया जाएगा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को। जितेंद्र, बिल्कुल सुमित, हालांकि राजनीतिक दावे के और वादे कह सकते हैं उन्हें कितना हद तक ये लोग मानते हैं ये अलग बात है, मगर आज तीसरा दिन है और ये तमाम जो हैं प्रदेश भर के 32,000 ऐसे संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हड़ताल पर हैं। अगर इनसे बात करें तो जो टीकाकरण की व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित भी हो रही है। क्या असर पड़ेगा स्वास्थ्य सेवाओं पे? बिल्कुल, जो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चालू थी आज बिल्कुल ठप हो गई हैं, चाहे टीकाकरण हो, चाहे डॉक्टर आरबीएस के द्वारा एएनसी और बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है वो बिल्कुल बंद है। जांचें कहीं नहीं हो पा रही, कई जगह तो अधिकारियों के द्वारा लिख दिया गया है। सपोर्ट क्या लग रहा है आपको? यकीन है उनके वादों पर? किसके?
जबरदन सिंह जी आए थे मंत्री जी, उनके बाद ही जो है यार हमको बोला है। नहीं, बिल्कुल एक आशा भरी नजरों से तो हम देखते हैं सभी को, परंतु उनकी भी सरकार जो रही 15 महीने, तब भी वचन पत्र में 3 महीने का दिया था कि नियमितीकरण करेंगे, परंतु संविदा कर्मचारियों को तो फुटबॉल बना लिया है। छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस वाले हैं, कोरोना वॉरियर थे, कोरोना में बढ़ चढ़ के काम किया, मगर आज धक्के खाने हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं है। हम लोगों ने कोविड में रात को 11 बजे तक 12 बजे तक लोगों को, जन समुदाय को कोविड जैसी महामारी में बचाया है, किंतु आज हमको ही यहाँ पर आके खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि वाकई में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। कोविड जैसी महामारी में महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ फील्ड में रात को 11:30, 12 और सुबह 6 से लेकर रात को 12 तक टीकाकरण किया है। प्रदेश के आपके सपोर्ट और 32,000 सारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हम एक साथ हैं और सारे कर्मचारियों का चूंकि 15-15, 20-20 साल नौकरी करते हो गए हैं और भविष्य को लेकर शासन द्वारा लगातार उदासीनता दिखाई जा रही है, तो अब कर्मचारी आर पार अनिश्चितकालीन बोला है आप लोगों ने। कर्मचारी आर पार की स्थिति में है और किसी भी स्थिति में हम आंदोलन से जब तक डिगने वाले नहीं है, जब तक हमें हमारे पक्ष में आदेश जारी नहीं करेंगे। छोड़कर आ चुके हैं सब लोग, बिल्कुल घर बार छोड़ के आ चुके हैं। ये तमाम जो लोग हैं आपको नजर आ रहे होंगे, ये पूरे प्रदेश भर से आए हैं सुमित, और इन लोगों की यही मांगे कि या तो नियमित किया जाए और इनके साथियों को बहाल किया जाए। इन्हीं मांगों के लिए ये सारे लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। बिल्कुल जितेंद्र, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से आप ये पूछिए कि उनकी मांगें जायज हैं, लेकिन उनके काम बंद कर देने से स्वास्थ्य सेवाओं पर जो असर पड़ रहा है, क्या उसकी तरफ भी वो सोच रहे हैं? अभी पूछिए जरा उनसे। बिल्कुल आप लोगों की मांगी जायज है, मगर हेल्थ पे जो असर पड़ रहा है बच्चों के स्वास्थ्य टीकाकरण पे, क्या इसके लिए भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए? वैकल्पिक व्यवस्था ये शासन को सोचना चाहिए। देखिए आप लोग क्या कर, आप लोगों का भी दायित्व है ना? नहीं, दायित्व है तो हम लोग 24 घंटा सेवाएं देने वाले हैं और दिया है। कोरोना काल में हमने 24 घंटे सेवाएं दी हैं, लेकिन 2 दशकों से भी ज़्यादा संविदा का शोषण, संविदा का दंश झेल रहे ये संविदा कर्मचारी 1/3 और 1/4 वेतन पे काम करने वाले, जो समान काम समान वेतन की मांग और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसमें हमेशा सरकार और प्रशासन द्वारा खोखले दावे किए गए और हम लोगों का आज तक निरंतर शोषण जारी है। आपकी किसी एनएचएम का अधिकारी या दूसरे अधिकारी से बात हुई? इस संबंध में अभी बातचीत अध्यक्ष महोदय की हुई है, तो वो भी अपडेट देंगे। बाद वहाँ की हम ये कहना चाह रहे हैं, बच्चों का जो टीकाकरण है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और लगातार निरंतर ये आप देख रहे होंगे न्यूज़ में आ रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई है और कहीं जगह तो स्वास्थ्य अधिकारियों ने लिख दिया है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है तो हम आपको सेवाएं नहीं दे पाएंगे। स्पष्ट रूप से सब देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत तरीके से जिम्मेदार आप लोग भी तो हैं। जिम्मेदार हम नहीं है। कोविड काल में हमने तन मन धन से साथ दिया है, उन्होंने हमारा स्वागत किया, हमें सम्मान किया, लेकिन हमारा असली सम्मान तब होगा जब हमारा नियमितीकरण होगा। तो ये लोग अभी अड़िग हैं और इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही इवनिंग अंजन नाम में रही। नमस्कार। स्वास्थ्य कर्मचारी